हाय दोस्तों, मैं शंभुनाथ पांडे आपका एजुकेटर, केमिस्ट्री एजुकेटर क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। और आज की जो क्लास है वो होने वाली है क्लास 10th के लिए। ये सिर्फ क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी, बल्कि जो बीपीएससी TRE 4 9th 10th क्लास के साइंस अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी होने वाली है। तो ये किसके किसके लिए उपयोगी होने वाली है? एक तो अभ्यर्थी जो साइंस से हैं, TRE 4 के 9th और 10th क्लास के लिए शिक्षक बनने की इच्छुक हैं उनके लिए, और साथ ही साथ क्लास 10th के बच्चों के बोर्ड के लिए। ये NCERT है और हमें पता है कि NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहाँ पर? TRE 4 में भी पूछे जाएंगे 9th 10th क्लास के लिए केमिस्ट्री जो साइंस है उसमें, और साथ ही साथ आपके क्लास 10th के बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। और यही हम लोगों को आज पढ़ना है। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है आपका क्लास 10th का, ठीक है। और मेरे से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है। और इससे आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी लेवल पे पहुंच जाएगी और आप लोग संतुष्ट होंगे मेरे से केमिस्ट्री पढ़ करके। इसलिए आप लोग बने रहें लास्ट तक, क्योंकि बहुत सारी बातें जो होती हैं आपको हो सकती हैं कि आती हों तो आप उसको वीडियो को स्किप करने लगते हैं, लेकिन टीचर जो भी बोलता है वो इम्पोर्टेंट होता है हर एक पॉइंट, तो आप उसको मिस न कर दें, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैं इसका जो है स्टार्ट करता हूँ क्लास आपका, ठीक है। तो आप लोगों का क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हो जाइए पेन और पेपर लेकर के, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है क्लास 10th का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समीकरण क्या होता है, जिनको ये आती है, ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, ठीक है, जिनको ये आती है। जिनको नहीं आती उनको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। जो लोग जागरूक नहीं हैं उनको इसे डिटेल में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जागरूक आपको होना है तो ध्यान से पढ़िए। यहाँ देखिए, हम लोग जो है दैनिक जीवन में अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां पाते हैं जिनमें कुछ विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो फट जाता है, ठीक है। इसके अलावा लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अंगूर को अगर हम लोग रख दें तो उसका किण्वन हो जाता है, उससे शराब बन जाती है। भोजन को पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, जो हम लोग खाते हैं उसको, और हम सांस लेते हैं। ये सभी के सभी कार्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ये सभी जो हो रहे हैं परिवर्तन, वो क्यों हो रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो कैसे? देखिए, जब दूध हम लोग छोड़ देते हैं गर्मियों में तो फट जाता है, और फट करके क्या बन जाता है? पनीर बन जाता है। तो उसमें क्या हो गया? वो दूध था, मिल्क था, उसका कॉम्पोजिशन यानी कि उसके जो अवयव थे वो अलग थे, और अब जो कंपोजिशन हो गया उसका पनीर का वो अलग हो गया, तो नया पदार्थ बन गया। तो जिस किसी पदार्थ में परिवर्तन होता है, चाहे ताप की वजह से हो, चाहे किसी रिएजेंट यानी किसी अभिकारक किसी को उसमें डालने की वजह से हो, और उससे फिर नया पदार्थ प्राप्त होता है,
तो वैसी जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, मान लीजिए आपने कोई दो पदार्थ लिए, जैसे कि आपने ले लिया HCl। क्या लिया, HCl। ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये आपने ले लिया। और साथ ही साथ आपने इसमें ले लिया, और क्या, आपने ले लिया NaOH। ये क्या चीज है आपका, तो ये है एक क्षार, और ये जो क्षार है यानी बेस है अंग्रेजी में, ये क्या है, अम्ल है। तो ये जो क्षार है, NaOH, ये जब HCl में मिलेगा तो एक नया तरह का चीज हो गया। और वहाँ यहाँ क्या होने वाला है, तो यहाँ जो H है, ये जो यहाँ H है आपका, यानी कि ये जो है, ये जाके जुड़ जाएगा OH से और बना लेगा H2O यानी कि पानी। और जो ये है आपका Cl, O जाके जुड़ जाएगा Na से, सोडियम से, और ये बना लेगा क्या, NaCl। अब देखिए, अब आप बताइएगा कि ये जो पदार्थ था पहले वाला, कौन सा, ये जो पदार्थ था पहले वाला HCl, और ये जो पदार्थ था पहले वाला NaOH, क्या इनसे H2O और NaCl अलग है, बिल्कुल है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसको आप अगर डाल दीजिए अपने जिह्वा पर डाल दीजिए तो आपका जिह्वा गल जाएगी, छेद हो जाएगी। ये वैसा ही काम ये करेगा NaOH भी। लेकिन अब जो पदार्थ बना है पानी, इसको आप आराम से पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई रिएक्शन करवा कर पी मत लीजिएगा, क्योंकि 100% पानी ही नहीं बनता इससे, कुछ मात्रा में ये भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो नया पदार्थ बना है H2O अगर 100% बना है, ठीक है, ये दोनों, तो वैसे केस में ये जो H2O है वो आप पी सकते हैं, पानी है। और NaCl क्या है, नमक है, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, तो ये भी खा सकते हैं। लेकिन क्या जो पहले वाली चीज थी, ये और ये, वो हम लोग खा सकते थे, नहीं। तो यही जो पदार्थ नया बना, किन से, इन दोनों से, किन से, इन दोनों से, ये जो दोनों पदार्थ बने, ये एक प्रक्रिया होगी, उसी के तहत बने होंगे। और उसी प्रक्रिया को जिसके तहत ये दोनों पदार्थ, नए पदार्थ बने हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। मैं भी तो वही बोला कि जो पहले था, यानी कि यहाँ पे आप देखिए, जो दूध था खुला छोड़े थे हम लोग, वो पहले दूध के रूप में था, उसको हम लोग पी सकते थे और वो जो है बहुत स्वादिष्ट लगता। लेकिन क्या पनीर का पानी हम लोग पियेंगे तो स्वादिष्ट लगेगा, नहीं लगेगा। और पनीर भी जो है ठोस हो जाएगा, वो हम लोग दूध की तरह नहीं पी पाएंगे। मतलब पूरी प्रकृति ही चेंज हो गई इसकी।
तो ये कह रहा है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पहले कक्षा में पढ़े हैं, हम लोग 8th में 9th में सब लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब मैं कब से वही बता रहा हूँ कि अगर यहाँ कोई रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसका मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एक और उदाहरण ले लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। मान लीजिए आपने क्या लिया, जैसे नमक क्या होता है, NaCl होता है, आपने क्या किया, मैग्नीशियम से करा दिया। नमक का रिएक्शन आपने मैग्नीशियम से करा दिया। मैग्नीशियम यहाँ नहीं आएगा, 1 मिनट, तो मैग्नीशियम से करा दिया हमने, तो मैग्नीशियम मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से आपने मैग्नीशियम से आपने करा दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, अब नया जो पदार्थ बनेगा वो पहले साल्ट किसका था, सोडियम का था। कहाँ है सोडियम, ये सोडियम का साल्ट था। अब ये किसका साल्ट बन जाएगा बाबा, तो अब ये बन जाएगा मैग्नीशियम का साल्ट। किसका, मैग्नीशियम का साल्ट बन जाएगा। मतलब जो साधारण नमक था जिसको हम लोग खा सकते थे, अब उसको खा नहीं सकते, अब मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया है। ठीक है, तो ये परिवर्तन होता है। और यही जो परिवर्तन हो गया, इन दोनों के मिलने से ये नया पदार्थ बना, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं। इसके बाद ये कह रहा है कि आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। देखिए छोटी क्लासों में यही होता है कि एनसीईआरटी क्रियाकलाप के एनसीईआरटी जो है क्रियाकलाप के सहारे सिखाता है बच्चों को, और ये बहुत ही मज़ेदार तरीका है, बहुत ही मज़ेदार तरीका है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए, आप एक्टिविटी अपने स्कूल में कर सकते हैं और वहाँ से आप सीख सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या लिया गया, 1 मिनट, इसको जूम आउट कर लो, जूम आउट करना पड़ेगा ना, बड़ा है। तो आप देखिए यहाँ है कि इस क्रियाकलाप को ये कह रहा है कि शिक्षक के मतलब कि उपस्थिति में आप करिए, आंखों पर चश्मा लगा के करिए, नहीं तो कोई धोखा हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसमें कह रहा है कि 3 से 4 सेंटीमीटर का 3 से 4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम का रबर लीजिए, सॉरी मैग्नीशियम का रिबन लीजिए, मैग्नीशियम का रिबन लीजिए और उसको रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। ठीक है, और इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। मतलब कि इसको आप पकड़ लीजिए किससे, चिमटे से, और उसको स्प्रिट लैंप के ऊपर लेके चले जाइए। कैसे, ये देखिए, ये बर्नर है, स्प्रिट लैंप का ये बर्नर हुआ। ठीक है, और यहाँ पर आप मैग्नीशियम रिबन जो है, ये वाला मैग्नीशियम रिबन, इसको पकड़े हैं किससे, चिमटे से पकड़े हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो है मैग्नीशियम रबर है, मान लीजिए ये जो है ये चिमटा है आपका। ठीक है,
और ये जो है वो ये बर्नर है, यहाँ पे आ गए। अब जला रहा है, ठीक है। अब जलाइएगा तो इसमें जो राख मिलेगी, जो राख बनेगी, उसको आप यहाँ वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। और ये जो राख मिली है आपको, ठीक है, इसे आप आँख से दूर रखिएगा अगर एक्टिविटी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है आपका आँखों के लिए। अब ये जो बना है नया पदार्थ, भाई जला है तो भी, जलने से भी, मैंने बताया कि तापमान से भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ भी कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो नया ही पदार्थ बना होगा। वो पदार्थ क्या बना है तो इसको हम लोग यहाँ सीख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, मैग्नीशियम का रिबन लिया, मैग्नीशियम का रिबन लिया, ठीक है। ये बेसिकली वाइट कलर का होता है, लेकिन मैं ऐसे कहा। अब इसको आप क्या कर रहे हैं, इसको आप जला रहे हैं, ठीक है। बर्नर पे आप जला रहे हैं, ये बर्नर का प्रकाश हुआ आपका, ये आपका बर्नर हुआ, और ये आपका उसका बेस हुआ। आप यहाँ जला रहे हैं, आप जला भी रहे हैं तो कैसे जलाइएगा, तो आप इसको चिमटे से पकड़ के जलाइएगा, चिमटे से पकड़ के जलाइएगा, ठीक है, चिमटे से पकड़ के। अब ये जलाएंगे आप तो कुछ राख मिलेगा इसका, और राख जो है वो यहाँ मान लीजिए जमा हो रहा है, यहाँ पर जमा हो रहा है वॉच ग्लास में, ठीक है। राख जमा हो रहा है आपका, इसको आप बड़ा कर लीजिए, वॉच ग्लास में जमा हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, इस राख को जब टेस्ट करेंगे तो ये निकलेगा क्या, आपका मैग्नीशियम ये नहीं निकलेगा। जो मैग्नीशियम आप जला रहे थे ये अब नहीं है, ये अब ये क्या बन चुका है, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। क्या बन चुका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप कहेंगे कि सर मैंने तो मैग्नीशियम सिर्फ लिया था और कोई पदार्थ तो उसमें डाला नहीं, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, ऑक्साइड कैसे बन गया। ये वातावरण से ऑक्सीजन लिया है, हवा में तो ऑक्सीजन है ना, वहाँ से ऑक्सीजन ले लिया है, ठीक है, वहाँ से ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, सही, वहाँ से ऑक्सीजन ये लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने सीख लिया कि ये नए पदार्थ जो बनते हैं किसी प्रतिक्रिया के द्वारा, किसी रासायनिक परिवर्तन के वजह से, तो जब रासायनिक परिवर्तन के वजह से नए पदार्थ बनते हैं तो उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ बच्चों, आप लोगों को बहुत मन लगाकर पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भविष्य में करना है, अपना भविष्य उज्जवल करना है, तो आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, आप लोगों को इससे जूझना पड़ेगा। साइंस से आपको बेहतर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और आप मेहनत करेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा। बच्चों में बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था, मैं सोचता था शायद अब मेरी जॉब नहीं होगी, लेकिन होगी। देखिए मेहनत कहीं नहीं जाता, तो आप लोग मेहनत करिए, आप लोगों को बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और जो TRE 4 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, आप मेहनत में लग जाइए, आप अभी लग जाइएगा, आपका जीवन संवर जाएगा। अब देखिए, अब उसी बारे में ये कह रहा है कि जो चूर्ण आपका मिला है नीचे वॉच ग्लास में, वो क्या है, वो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण, ठीक है। और ऑक्सीजन कहाँ से आया, वायुमंडल से आया, और मैग्नीशियम तो हमने जलाया ही था। अब आगे एक और दिया है क्रियाकलाप, वो है आपका ये, इसमें कह रहा है कि एक परखनली में लेड यानी शीशा, लेड क्या होता है बाबू, तो ये होता है आपका लेड, और शीशा नहीं, लीड नाइट्रेट लेना है, क्या लेना, पीबी, सॉरी पीबी होता है, पीडी नहीं पीबी होता है, पीबी, और पीबी नाइट्रेट आपको लेना है,
ठीक है, नाइट्रेट, पीबी नाइट्रेट, यानी कि क्या लीड नाइट्रेट का घोल आपको लेना है एक परख नली में। इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला देना है आपको। क्या मिलाना है? पोटेशियम, ये पोटेशियम हो गया और ये आयोडाइड हो गया, आयोडीन हो गया तो आयोडाइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम के साथ। अब इन दोनों का जब रिएक्शन करेंगे तो आप क्या पाएंगे? देखिए क्या पाएंगे आप। तो आपको क्या क्या दिया गया था? आपको दिया गया है PbNO3 ट्वाइस, साथ में दिया गया है पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ आप रिएक्शन करेंगे, करवाएंगे इन दोनों के बीच में अभिक्रिया, तो आपको क्या मिलने वाली है? आपको ये जो है ना, ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो ये क्या बन जाएगा आपका? PbI2 बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्रियाकलाप की गई है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। क्रियाकलाप के सहारे बातें चलें, हम लोग को अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये क्रियाकलाप कौन सा है? तो ये क्रियाकलाप आपका दी हुई है 1.3, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। शंक्वाकार, शंकु कैसा होता है? ऐसा, ऐसा है, ऐसा फ्लास्क है। इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप दानेदार जिंक यानी जस्ता लीजिए। तो जस्ता आप ले लिए, ठीक है। अब इसमें आप तनु यानी सांद्र, ठीक है, सॉरी तनु है ना, तनु यानी कि एक्वस, एक्वस क्या कीजिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। एक्वस मतलब पानी में मिलाया हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ हम लोग क्या मिलाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें डाल देते हैं। या सल्फ्यूरिक अम्ल भी आप ले सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है ये आप लोगों को जानना जरूरी है। ये सब H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। और HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ये C है, C। तो आपने क्या किया है? अब इसको अच्छी तरह से समझिए आपने किया क्या है। अब आगे क्या कह रहा है कि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। तो मैंने बोला ही, हाथ जल सकता है, कुछ भी जल सकता है उससे। और जस्ते के दानों के आसपास कुछ आपको दिखाई होता हुआ दिखाई देगा। मैं बता रहा हूँ क्या होगा। शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए। आप जो परखनली है या जो शंक्वाकार आप ऐसा लिए थे, ठीक है, इसको क्या कीजिए? टच कीजिए, तो आपको तापमान में परिवर्तन कुछ मिलेगा। तो आप ये देखिए हुआ क्या है। यहाँ आपने क्या लिया था? आपने लिया था जिंक और साथ में लिया था आपने क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ हुआ क्या है कि इसको हटा करके ये जो जिंक है वो यहाँ आ गया, जो जिंक है वो यहाँ आ गया है, ठीक है। जिंक यहाँ आ गया है, किसको हटा करके? इसको हटा करके, इसको हटा दिया, इसको। तो यहाँ आ गया, तो क्या बन गया? ZnCl। और हाइड्रोजन अब क्या होगा भाई? तो ये गैस बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, ठीक है, H2 गैस। तो H2 गैस बन गया। तो यही रिएक्शन यहाँ हुई है। अब ये जो रिएक्शन ये हुई है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा, उष्माक्षेपी मतलब उष्मा निकालने वाली। मतलब जिस बर्तन में आपने जिंक लिया था
और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डाल दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप जब जिंक लेकर के उसके साथ डाल दिए, मिला दिए, तो यहाँ क्या हुआ, ZnCl2 बना, सॉरी यहाँ Cl2 होगा, ZnCl2 बना। और ये जो ZnCl2 इसके वजह से ये जो आपका ये जो फ्लास्क है वो गर्म हो गया है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन जो अभिक्रिया थी वो ऊष्माक्षेपी थी, ऊष्मा इससे निकल रहा था, तो वही ऊष्मा जो है इस बर्तन को गर्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ वही चीज़ समझाई जा रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या थी, तो यहाँ दिया हुआ है, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं, उसके लिए कुछ यहाँ नियम तय किए गए हैं, और ना परीक्षण करके हम लोग उन नियमों के आधार पे बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। वो कौन कौन से नियम हैं? तो एक है अवस्था में परिवर्तन हो जाए, अगर पहले सॉलिड था लिक्विड हो जाए, लिक्विड था गैस हो जाए तो, या फिर रंग में परिवर्तन हो जाए, पहले रेड था बाद में ब्लू हो गया, तो भी क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है, यानी अभिक्रिया हुई है। गैस का उत्सर्जन हो, यानी गैस उसमें से निकले, जो आप पदार्थ कोई मिला रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, तो अभिक्रिया होने के बाद उसमें से गैस निकले, जैसे यहाँ हाइड्रोजन गैस निकली थी ना जब आप जिंक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले थे, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो गैस भी निकले तो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और तापमान में परिवर्तन हो, गर्म हो जाए बर्तन, तो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे ये कहा जा रहा है कि यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारी चारों ओर की विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। मतलब हम लोग अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि सभी जगह रासायनिक अभिक्रियाएं हो ही रही हैं। ठीक है, और इस अध्याय में हम लोग विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण को अध्ययन करेंगे। मतलब क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके विभिन्न क्या प्रकार हैं, और साथ ही साथ उनके क्या प्रतीकात्मक निरूपण है, मतलब कैसे उसको निरूपित करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, ये सब चीज़ों की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो बच्चों हम अब कल आगे पढ़ेंगे, और वो क्या चीज़ पढ़ेंगे, तो हम लोग कल आगे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। और इसको आप लोग अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो घर पे पढ़ लीजिएगा एक बार, तब मैं पढ़ाऊँगा तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगी। और मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑब्वियस सी बात है, ये मेरी नहीं चैनल है, आप ही की चैनल है, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें की जा रही हैं। मुझे तो पैसे भी नहीं मिल रहे, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस जो भी आते हैं उनको लाइक कर दीजिए, और शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप उनको जाकर देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ें आप कीजिए। ठीक है, आप ही तो हमारे हैं जो भी हैं। और जो TRE4 के भी अभ्यर्थी, उनसे भी मैं कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँच सके। ठीक है, और मैं अब आप लोगों को कहूँगा बाय, हैव अ नाइस डे।